नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान, नई दिल्ली से। और बिहार की राजधानी पटना से हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार कौशलेंद्र मिश्र मौजूद हैं। स्वागत है कौशलेंद्र मिश्र जी, आपका स्टेट में हिंदी में। नमस्कार। नमस्ते। कौशलेंद्र जी, 10वीं बार नीतीश बाबू सूबे के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। कोहराम मचा हुआ है बिहार से लेकर दिल्ली तक। जो धुर विरोधी थे, कांग्रेस, लालू का परिवार, प्रशांत किशोर, बचा कौन है जो हिल ना गया हो इस एपिसोड से। अब इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो किन किन पार्टियों में कैसे कैसे निकल के आ रहे हैं? क्या दूसरी पार्टियां शांत पचा गई हैं, बैठ गई हैं नीतीश कुमार की इस बम्पर जीत को और मोदी की इस बम्पर जीत को लेके, या कुछ उथल पुथल मची है अन्य दलों में? मैंने बिहार में निश्चित रूप से ये बड़ी जीत के बाद, एनडीए की बड़ी जीत के बाद बाकी के जो विपक्ष के दल हैं उनमें भूकंप की स्थिति सी आई हुई है। कई लोग तो भूकंप के बाद बिल्कुल शांत पड़ चुके हैं और कई लोगों के यहाँ हलचल दिखनी भी शुरू हो गई है। आज ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो महिला सेल की अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने इस्तीफा कर दिया है। सरबत जहां अभी अध्यक्ष थी और उन्होंने चुनाव में टिकट न मिलने और अन्य आरोपों को लगाते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उसी तरह अभी कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के जो नेतृत्व के बिहार प्रभारी जो थे उनके खिलाफ में जो विरोधी गुट एक सक्रिय हो गया था, वो लोग अभी धरने पर बैठे हुए हैं। उनके यहाँ पप्पू यादव जी पहुंचे हैं और वो भी जमीन पर बैठ गए उन लोगों के साथ, और उन लोगों को मनाने की कवायद की जा रही थी ताकि मैंने कांग्रेस एकजुट दिखे, एक मैसेज सही जाए बाहर। तो अंदर अंदर हलचल सी मची हुई है दूसरे दलों में। आपने देखा ही था कि कुछ दिनों के रिजल्ट आने के बाद जो है राजद के पार्टी दफ्तर से लेकर के लालू राबड़ी के आवास 10 सर्कुलर रोड में भी के सामने भी प्रदर्शन किए जा चुके हैं। ये मसला सिर्फ ये राजधानी केंद्रित नहीं है, जबकि पार्टी के अंदर जिलों जिलों तक में विद्रोह की स्थिति है और इसका असर अब सामने आने लगा है। क्या खास करके कौशलेंद्र एक मिश्र जो जी? डिप्टी जी। सीएम जो बनने का ऐलान कर चुके थे, वो उन वो तो पूरी तरह से खामोश हो चुके हैं। हाँ, आप हालांकि नाम एक खोलते जाइए, सबके किडनी। नाम खोलते जाइए, कौन डिप्टी सीएम बनने के पूरा हाँ, पूरा बताइए। हम जैसे मुकेश सहनी जी ने दावेदारी कर दी थी डिप्टी सीएम के लिए, और कांग्रेस और एलायंस दलों ने उस स्वीकार भी कर लिया था। आज वो बिल्कुल खामोश पड़ चुके हैं। सबसे बड़ी विपक्ष की जो बिहार की पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल, वो विरोध अंदरूनी झेल ही रही है। उनके घरों के दरवाजे पर प्रदर्शन हो रहे हैं, पार्टी दफ्तरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। एक सबसे बड़ी जो एक तीसरा पक्ष जो इस चुनाव में था, वो प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज पार्टी जो है, वो भी अब अनशन पर बैठ गए थे। वो कल चंपारण में अनशन पर बैठे हुए थे। तो अपनी पार्टी तमाम के जो खिलाफ? विपक्षी, नहीं, वो अपना वो जो परिणाम, चुनाव परिणाम के बाद जो है, अब उसको क्या कहिए, प्रायश्चित मोड में बैठे हुए थे कि बिहार में जो हुआ है उसको लेकर के मैंने सब अपने अपने तरीके से जो है लोग अपना आक्रोश, क्रोध या नाकामी उसको निकाल रहे हैं। तो वो सब साइड इफेक्ट ही है चुनाव के बाद के। अब नीतीश बाबू तो बन गए 10वीं बार मुख्यमंत्री, और पूरा विपक्ष लगा हुआ था। राहुल गांधी ने एड़ी चेट्टू ये जोर लगा रखा था कांग्रेस की तरफ से कि साहब बिल्कुल किसी कीमत पर नीतीश कुमार को नहीं आने देंगे। मोदी को और उनके संगठन को, साझा संगठन को बिहार में सत्ता नहीं मिलने देंगे। लेकिन ये तो सत्ता के सपने से ही बहुत दूर चले गए। अब ये किस हाल में कैसे जिएंगे? शर्म आ रही होगी इनको, नहीं आ रही होगी? कांग्रेस के लोगों की हालत इस तरह की हो गई है कि वो जिस वोट चोरी को लेकर के जनता को जगाने गए, और जो बिहार में पलायन को लेकर के या अन्य मुद्दों को लेकर के वो जनता को जगाने गए, जनता जी। इतनी जागरूक हो गई
जनता हम्म। इतनी जाग गई कि वो उल्टे ही उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। इसलिए अगर भाजपा यह समझती है कि जब तक राहुल गांधी रहेंगे तब तक भाजपा को फायदा होता रहेगा, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और उनको विचार करना चाहिए कि पार्टी नेतृत्व को हम किस तरह से आगे बढ़ाएं, किस तरह से युवाओं को सामने लाएं, जो उनके कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो उपेक्षित न हो, विद्रोह की स्थिति न हो। एक पैटर्न पर तो उनको तय करना पड़ेगा ना कि हम आजादी के बाद जो इतने दिनों तक सत्ता में रही पार्टी, वो आज कहाँ खड़ी है। वो आज जो 15 राज्यों से कल मुख्यमंत्री आए थे शपथ ग्रहण समारोह में, अब सोचिए कि 15 राज्यों में कांग्रेस आज भी वो SIR के मुद्दे को लेकर के पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में विरोध की मुद्रा में है। उनको तो कम से कम कोई जब काम हो रहा है उसको अप्रिसिएट करने की, और उसमें कहाँ तक आप उसमें सहयोग कर सकते हैं उसको देखना चाहिए। अगर इशू गलत हो तब तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर किसी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर कोई काम हो रहा है, आप चुनाव आयोग की लाख खामियां गिनाए, सरकार की खामियां गिनाए, विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है सजग प्रहरी की तरह रहना। लेकिन सजगता ऐसी ना हो कि वो उल्टे ही भारी पड़ने लगे, लोगों के खिलाफ जाने लगे, तो वैसे में उनको परिणाम झेलना पड़ता है। जिस तरीके से जन स्वराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर, जिस तरीके से कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ढहे हैं, क्या इसी को कहते हैं चारों खाने चित्त हो जाना? बिल्कुल बिल्कुल, ये चारों कार्य चित्त हो जाने की मुद्रा में अभी आ चुके हैं, क्योंकि आप स्वयं परिणाम ही इस बात को महसूस करा देता है कि लालू प्रसाद जो यहाँ के एक बड़े जन नेता हैं जिनकी मास पे अब भी पकड़ है, वो उनका जो वोट बैंक है आज भी नहीं खिसका है। इस चुनाव में भी जो 23% वोट उन्होंने लाए हैं उनकी पार्टी ने, वो उनका पुराना जनाधार अब भी कायम है। ऐसा नहीं है कि अगर भाजपा समझती है कि भूत भाग गया तो वो भूत भागा नहीं है, वो भूत अभी भी यहाँ मौजूद है। लेकिन उसको नेतृत्व में परिवर्तित करना, उस वोट बैंक को और आगे लेके जाना, ये जो है वो नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं तेजस्वी यादव, और उनको उस तरह की सलाहें नहीं मिल पा रही हैं जो कि उनके संघर्ष को आगे बढ़ाएं। उनके यहाँ जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो उनके यहाँ अनुभवी नेता हैं, जो सेकेंड लाइनर लोग हैं, उनकी भी अगर बात नहीं सुनी जा रही है तो ये तो पार्टी को स्वयं में ये समझना पड़ेगा और उनको समीक्षा करनी पड़ेगी इसकी। कौशल मिश्र जी, क्या बिहार विधानसभा 2025 के बम्पर जो परिणाम आए हैं भाजपा गठबंधन समर्थित सरकार के लिए, पक्ष के लिए, वो जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर, लालू यादव परिवार और बाकी कांग्रेस बची, इन तीनों के चुनावी भविष्य में बिहार की राजनीति में, उसके ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहे हैं, क्या हो जाएंगे? शायद तो नहीं कहा जा सकता है कि आखिरी किल साबित होंगे, लेकिन हाँ ये संभव है कि अभी इन लोगों को लंबे संघर्ष की ओर आगे बढ़ना होगा, इनको संघर्ष का रास्ता बनाना होगा और खुद ही मंजिलें तय भी करनी होंगी। क्योंकि ये 5 सालों के लिए चुनाव हुआ है, कोई आजीवन तो जनता ने सत्ता नहीं सौंप रखी है एनडीए को। और राजनीति में जो है, जो संघर्ष करेगा, जो जनता के बीच जाएगा, उनके सुख दुख का भागीदार बनेगा, जो उनके लिए काम करेगा, वो निश्चित रूप से वो सफल रहेगा। इस मामले में भाजपा निश्चित रूप से महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन रही उससे वो कई कदम आगे रही। छोटे से उदाहरण के लिए अगर आप देख लें तो एनडीए के सामने भी इस चुनाव में कम चुनौतियां नहीं आई। एनडीए के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती जो आई कि कई जगह जो है उम्मीदवारों को जो उन्होंने रोका बिठाया, आपस में जो तालमेल बनाने में उनको परेशानी आई, तो उसको उन्होंने सॉर्ट आउट किया। वो अपने अंदर की चीजों को बाहर बहुत अच्छे ढंग से मैनेज किए और तत्काल उनका समाधान निकाला। ये नहीं कि लंबी
मीटिंग चलेगी और उसके बाद तब तक इधर नॉमिनेशन फॉर्म भी भरे जाएंगे और वो अपनी डफली अपना राग सब लोग अलापेंगे, ऐसी बात नहीं थी। तो आपको त्वरित समाधान की दिशा में आगे बढ़ना होगा। जब आप नेतृत्व करने जा रहे हैं, सत्ता की बात कर रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो वैसे में जब आपका आपस में ही तालमेल सही नहीं रहेगा तो जनता तो सब कुछ देख रही है, जनता के सामने तो सारा दृश्य सामने आ रहे हैं। अब आज की तारीख में पहले वाली मीडिया तो रही नहीं कांग्रेस के जमाने की जो कभी हुआ करती थी, न वो चुनाव पद्धति रही है। अब चुनाव जो है बैलेट बॉक्स से हो नहीं रहे हैं कि बूथ लूट लिए जाएंगे, या या लालू जी का भी जो शासनकाल था उस परिदृश्य से बिल्कुल ही अलग माहौल है आज की तारीख में। दूसरी बात है कि उनके जो भी वर्कर हैं अब वो पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर भी जागरूकता है, वो भी देख रहे हैं कि हमारे नेता के बच्चे क्या कर रहे हैं और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो हर कोई चाहता है कि हम सब लोग आगे बढ़े, और वो अगर नहीं दिखता है तो या वो कन्विंस नहीं कर पाती है कांग्रेस या राजद, तो उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव अपने घर की कलह से ही नहीं निपट पा रहे हैं। सूबे में सरकार बनाने चले थे, खुद मुख्यमंत्री बन रहे थे हैं, और दूसरे मुख्यमंत्री भी डिक्लेयर कर दिए थे, जबकि थूथू जूतर पैजार अपने घर में मची हुई है। चलिए, चुनाव होना था, चुनाव में जो दुर्गति होनी थी वो हो गई है उनकी। अब घर की कलह से कैसे निपटेंगे वो? देखिए, एक पुरानी कहावत या बात कहिए कि है, एक जब बड़ा वृक्ष जब होता है ना तो उसके नीचे कई छोटे छोटे पौधे पनप जाते हैं उसकी छाया में, हालांकि वो बड़े नहीं बन पाते हैं। उस परिवार की त्रासदी यही है कि लालू प्रसाद जैसे एक महानायक या गरीबों के मसीहा के रूप में जो नेतृत्व उभरा इस बिहार में, उनके नीचे कई पौधे तो पनप गए, कई नेता पनप गए, उनके घर में भी पनप गए। लेकिन कईयों को तो उन्होंने किनारा भी किया, जैसे अपने सालों को उन्होंने किनारा किया। उसके बाद और भी जो रिश्तेदारियां थी उनको उन्होंने बढ़ाया, जिसमें बेटियों की शादियां की, बेटों की शादियां की। तो कई लोग, नए लोग जुड़े, पुराने लोग हटे भी। लेकिन वहां दिक्कत यह है कि जब तक लालू जी खुद से निर्णय लेने में सक्षम रहे और उनकी पार्टी में चलती रही, तब तक तो बात समझ में आती थी। आप याद करें पिछले 15 के चुनाव के बाद एक बार पूरे संगठन से लालू जी की तस्वीर पोस्टर से गायब कर दी गई थी। उस समय तेजस्वी यादव या उनके जो सलाहकार थे वो सोचते थे कि हम ऐसा करने से हम लालू जी के 15 साल के जो लालू राबड़ी जी के जो 15 साल के शासनकाल की छाया से दूर हो जाएंगे और एक नया चेहरा पनपेगा। हालांकि वो उसमें नाकाम रहे। फिर 20 में उन्होंने उनको सामने लालू जी को के चेहरे को लाना पड़ा, और इस बार भी वो लालू जी के आसपास ही अपने को प्रस्तुत करते रहे। दिक्कत यह है कि चलिए, आप पीछे की जो छत्र छाया है और परिवार की जो पृष्ठभूमि है और उसके अंदर जो कई मालिकाना हक वाले लोग हो गए हैं, तो उसमें उनको दिक्कत हो रही है घर में। अब घर में एक मालिक हो तब तो कोई बात समझ में आए। कौशलेन जी, ये तो बात रही लालू यादव के परिवार की आंतरिक कलह, अंतर कलह की, और उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में तबाह हो जाने की। अब बात कर लेते हैं कि नीतीश कुमार को जो सिंहासन मिला है, उसमें रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जो हैं, वो भी कुछ कुछ उछलम कूदम महमूदम कर रहे हैं, जो कि खुद केंद्रीय मंत्री भी हैं और 21 सीटें लेके विधानसभा में बिहार की पहुंचे हैं। क्या बात है ये? अभी उन्होंने घोषणा की है, शायद एक दो महीने में कोई यात्रा यात्रा निकालेंगे, क्या कहाँ दूरगामी परिणाम लग रहे हैं? क्योंकि नीतीश की राह भी नहीं, आसान नहीं है। आज ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है कि वो मकर संक्रांति के बाद बिहार की यात्रा पर निकलेंगे, जिलों का दौरा करेंगे, और ये जो प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है उसके लिए हम जनता का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। दरअसल वो चुनाव परिणाम आने के साथ ही 2030 की मुहिम में जुड़ गए हैं।
उन्होंने आज कहा भी है कि जो उनके पिताजी के द्वारा गठित संगठन था वो गैर राजनीतिक संगठन था, वास्तविक रूप में वो दलित सेना, उसको भी उन्होंने कहा है कि मैं उसको पुनर्गठित करूंगा, क्योंकि 2020 में जो पार्टी और उनके घर में बवाल हुआ था और पार्टी से अलग थलग कर दिया गया था, जिसके बाद इन्होंने लोजपा रामविलास संगठन का निर्माण किया और उसके बाद लेकर के आगे बढ़े। तो उन्होंने कहा कि हमारी एक इच्छा ये है कि रामविलास पासवान जी की जो गठित पार्टी थी दलित सेना, वो भी जो छत विछत हो गई थी, वो टुकड़े में बट गई, तो उसको हम फिर से पुनर्गठित करें। और उसके लिए उन्होंने अपने सांसद को और उनके द्वारा एक कोर टीम बना के रखी है जिस जो वो उस पर काम करेगी। तो दलित सेना हमेशा रामविलास जी के समय में भी वो लोजपा की बैकबोन के रूप में काम करती थी, लोगों को जोड़ने में। और वो चिराग पासवान उसी फॉर्मूले की ओर जा रहे हैं जो रामविलास जी कभी किया करते थे। और उनको उम्मीद है कि 2030 तक हम अपने संगठन का विस्तार कर लेंगे। तो हालांकि जब उनकी एक विस्तार हो नजर। जाएगा 2030 में, जब विस्तार हो जाएगा रामविलास पासवान और चिराग पासवान की पार्टी का, है ना, लोजपा, लोक जनता जनतांत्रिक पार्टी का, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं है इन्हीं के लिए खाई खड़ी कर दे, लोक एक बना के जनशक्ति गहरी पार्टी। जनशक्ति, लोक जनशक्ति लोक पार्टी, जन वो कहीं, हाँ, वो कहीं ऐसा तो नहीं है नीतीश कुमार के लिए खाई बना के खड़ी कर दे 2030 में चिराग पासवान? नहीं नहीं, देखिए 2030 तो अभी काफी दूर है। अभी 2030 तक बिहार की राजनीति में और क्या क्या बदलाव आते हैं यह भी देखना होगा, क्योंकि यहाँ के की जो इस बार की मैंडेट जो है वो बहुत कैलकुलेटेड और बहुत फिक्स है। इस बार ना कोई पलटने की स्थिति में है और ना कोई इधर उधर करने की स्थिति में है। हाँ, इसमें निश्चित रूप से भाजपा की भूमिका बहुत बड़ी हो गई है। बड़े दल के रूप में भी सामने आया है भाजपा, और उसकी भूमिका भी बड़ी हो गई है। और उसके सहयोगी दल भी जो हैं, जो भाजपा के साथ अलायंस में हैं, जदयू के साथ अलायंस में नहीं है, ध्यान देंगे आप। तो वो आगे क्या निर्णय लेती है और किस तरह से अपने नेतृत्व को उभारती है, क्योंकि भाजपा पहले झेल चुकी है। जब यहाँ सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम हुआ करते थे और भाजपा के पास संकट कल तक ये बरकरार था कि उनके पास कोई नेतृत्व का चेहरा ही नहीं रहा है। लेकिन देखिए, इस बार जो है उन्होंने फिर से रिपीट किया है दो चेहरों को, और फिर से कई चेहरों को उन्होंने लाया है, कुछ नए लोगों को भी सामने लाया है। तो एक तरह से भाजपा एक चेहरा गढ़ रही है, और उस चेहरे के बीच में से ही कोई नया चेहरा वो निकाल सकती है। क्या ऐसे आप ये में कहना चाहते हैं, भाजपा कौशलेन जी, आप ये कहना चाहते हैं कि भाजपा जिस तरीके से उभर के सामने आई है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में, वो जैसे उसको अपना मजबूत चेहरा बिहार की राजनीति में मिल जाएगा, वैसे नीतीश कुमार को रिप्लेस करके अपने आदमी को, अपने चेहरे को आगे ले आएंगे मुख्यमंत्री के लिए? मैंने हर राजनीतिक दल जो है वो उसकी उसका लक्ष्य होता है कि वो मुख्य भूमिका में रहे और मुख्य भूमिका के साथ जनता के बीच में जाए। भाजपा जो अब तक बैकफुट पर चल रही थी, वो इस बार फ्रंट फुट पर खेल रही है। आप अगर पूरे चुनाव कैंपेन को देखें या पूरी जो प्रक्रिया चली है उस दौरान, उस समय प्रधानमंत्री से लेकर के जो इतने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कोई बड़े दिग्गज नेता, सब लोगों का यहाँ पर दौरा हुआ है। उन्हें एक बड़े कैंपेन के रूप में उन्होंने इस बार के चुनाव को लिया है। उसके साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में भी पूरा का पूरा आयोजन आप देखें तो उसमें भी भाजपा के चेहरे भरे पड़े हुए थे। एक तरह से आयोजन भी को हाईजैक उन्होंने करके रखा है था। तो ये दिखा रहा है कि भाजपा किस तरह से मचल रही है, वो उतावली हो रही है। और वो जब तक गठबंधन गठबंधन की मजबूरी को वो भी समझते हैं कि उनको कहाँ परेशानी हो सकती है, तो उसका काट वो कैसे निकालेंगे यह भी देखना होगा 2030 के पहले। इसीलिए कह रहे कि 2030 के पहले 2029 का भी चुनाव है। फिर से चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो जो 2000 अभी वर्तमान जो लोकसभा गठित है उसमें जो उनकी हालात हुई
कि 400 पार करते करते वो 250 में सिमट गए, तो ऐसा ना हो कि फिर कुछ, तो उनको बहुत कैलकुलेटेड अब वो हिसाब किताब से कोई पहल करनी होगी और उनके कौशल जी, रुख पर चलते भी चलते निर्भर एक, करेगा। एक चलते चलते एक अंतिम सवाल मेरा है कि सब कुछ हो गया, सत्ता जी। परिवर्तन हो गया, जो भी कुछ था, नीतीश कुमार को कुर्सी मिल गई, जिसको ढहना था ढह गए, जिसके दावे थे वो भस्म हो गए। बिहार की राजनीति, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े राजनीतिक दलों के, नीतीश कुमार के सामने अब सत्ता के सिंहासन पर सजने के बाद तीन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? इसके साथ ही हम अपना कार्यक्रम पूरा करेंगे। देखिए, अभी नीतीश कुमार जी के सत्ता में आने के बाद उनके पास सबसे बड़ी चुनौती है, जो उन्होंने 1 करोड़ रोजगार के वादे किए हैं उसको पूरा करना। दूसरा, जो घूम घूम करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहे हैं कि हम बिहार के में इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम लाएंगे, 25 चीनी मिलें ओपन करेंगे, जो बंद पड़ी जो मिले हैं उनको हम रिवाइव करेंगे या उनको नए रूप में लाएंगे। तो रोजगार एक दूसरा उनके पास इस रूप में भी चैलेंज होगा कि जब औद्योगिकरण, एक तो 1 करोड़ रोजगार का वादा, दूसरी तरफ औद्योगिकरण का, बिहार का औद्योगिकरण का। हालांकि उसके पहले इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ जो होनी चाहिए वो नीतीश जी ने 20 सालों में तैयार करके रखी हुई है। अब उनकी आगे की प्लानिंग कैसे होगी, कैसे इन्वेस्टमेंट आएंगे, ये एक बड़ी चुनौती होगी। और तीसरा जो है वो अब भी बरकरार है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अभी तक आपने बरकरार रखा है, जिसके बदौलत जो है आप, जनता जो है आप पर भरोसा कर रही है कि नहीं हम 6 बजे के बाद भी आएंगे, और जिस कट्टा राज, जिस जंगल राज की बात को बार बार प्रधानमंत्री याद दिला रहे थे चुनाव में, उसको मेंटेन रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि बिहार की सीमाएं नेपाल से और बांग्लादेश से, बंगाल से, कई चारों ओर से जुड़ी हुई है, एक लैंडलॉक स्टेट है। तो वैसे में इनको तीसरी सबसे बड़ी चुनौती ये सामने आ रही है। कौशल मिस्ट्री स्टेटमेंट हिंदी से बात करने के लिए हमारे साथ थे हमारे सहयोगी राजनीतिक धन्यवाद। विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार कौशल मिश्र, पटना बिहार से, बता रहे थे कि चुनौतियां अब शुरू होंगी नीतीश कुमार की जीत के बाद। धन्यवाद।